हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। हमने पिछले क्लास में पुर्तगालियों के बारे में देखा था कि वो कैसे आए, उनका व्यापार कैसे इस्टेब्लिश हो रहा है। आज हम देखेंगे अकबर और पुर्तगाली को। मेन यहाँ पे हम ये देखेंगे कि पुर्तगालियों की जो धार्मिक नीतियाँ हैं उनका भारतीय शासकों पे क्या असर पड़ रहा है और वो कैसे उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं या फिर भारत से वापस भगाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक इस बात की आशा तो किसी को नहीं है कि आगे जाके यूरोपीय ही भारत में राज करेंगे। तो देखते हैं अकबर एवं पुर्तगाली। ठीक है, पहली बार अकबर कुछ यूरोपीय ईसाइयों नामक कुछ पुर्तगाली व्यापारी को उस समय मिला जब 1572 में कैम्बे का दौरा किया। बाद के वर्षों में सूरत में उसने फिर से उनसे मुलाकात की जब एंटोनियो कैबरल गोवा के वायसराय का दूत शांति शर्तों का समायोजन हेतु आया था। जो एंटोनियो कैबरल था वो गोवा के वायसराय का दूत था। ठीक है, जो क्या किया था, शांति शर्तों के लिए आया हुआ था। कुछ समय बाद धर्म एवं मीमांसा के प्रश्नों पर अकबर की गहरी रुचि जगी। उसके बाद फादर जूलियन परेरा विकार चर्च में पुजारी, ठीक है, जनरल ऑफ बंगाल एवं कुछ अन्य शर्तों से ईसाई धर्म का ज्ञान प्राप्त किया। मतलब जो हमने अकबर के बारे में तो पढ़ा हुआ है कि वो बहुत ही सहिष्णु था। ठीक है, सभी धर्मों में क्या करता था, इंटरेस्ट लेता था। तो उसने ईसाई धर्म में भी इंटरेस्ट लिया था, तो उसने ईसाई धर्म का भी कुछ कुछ ज्ञान प्राप्त किया था। तो यहाँ पे फादर जूलियन परेरा का नाम याद रखना है। 1572 में कैम्बे का दौरा किया था, वो सब याद रखना है, क्योंकि अगर आप यूपीएससी का एग्जाम दिलाने जाएंगे तो ये सब क्या होते हैं, छोटे छोटे डिटेल्स होते हैं जो वो लोग पूछते हैं कूट में। ठीक है, जनरल ऑफ बंगाल एवं कुछ अन्य शर्तों में ईसाई धर्म का ज्ञान प्राप्त किया। इनसे अकबर को अधिक सटीक जानकारी प्राप्त करने हेतु उत्सुक किया। और एंटोनियो कैबरल, जिसने पुनः 1578 में मुगल राजधानी का दौरा किया, उसने क्या किया, एक मिनट, सभी प्रश्नों का संतुष्ट उत्तर नहीं दे पाया था। जैसे अकबर था वो और भी ज़्यादा क्यूरियस होके क्या करता था, क्वेश्चन कर रहा था। तो जो एंटोनियो कैबरल था, उसने जब मुगल राजधानी का दौरा किया तो उसने क्या किया, ठीक से वो संतुष्ट करने लायक वो आंसर नहीं दे पाया था। ठीक है, अकबर ने तब गोवा के धर्म मीमांसक बुलाने का निर्णय लिया जो उसकी शंकाओं का समाधान करने की स्थिति में हो और उसकी उत्कट जिज्ञासा को शांत करें। इसके लिए अकबर ने सितंबर 1579 में, ठीक है, 1579 में गोवा के अधिकारियों को पत्र भेजकर विद्वान पादरी को भेजने का निवेदन किया। गोवा में चर्च के प्राधिकारियों ने उत्सुकता पूर्वक इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया, क्योंकि वे इसे शासक को और साथ ही उसके दरबार एवं लोगों को ईसाई मत में परिवर्तित करने के अवसर के तौर पर देख रहे थे। अकबर के निवेदन पर 28 फरवरी 1580 को दो पादरी, कौन कौन, रोडक्लिफो एक्वाविवा और एंटोनियो मॉन्सेरेट, ठीक है, दोनों का नाम याद रखना है। 28 फरवरी 1580 को दो पादरी थे, रोडक्लिफो एक्वाविवा और एंटोनियो मॉन्सेरेट। एक्वाविवा और मॉन्सेरेट भी याद कर सकते हैं, एक्वाविवा मॉन्सेरेट। ठीक है, फतेहपुर सीकरी पहुंचे थे, 1583 में वापस लौटे। इसी प्रकार अकबर ने दूसरे मिशन को 1590 में बुलाया और 1592 में वापस लौटाया। तीसरा मिशन अकबर द्वारा 1595 में बुलाया गया। मिशनरीज न तो अकबर और उसके दरबार और न ही उसके लोगों को ईसाई मत में परिवर्तित कर सके। अकबर और उसके पुत्र सलीम, आगे जाके यही सलीम जहांगीर बनेगा, ठीक है, दोनों ने मैरी और ईसाई चिन्हों के प्रति तथाकथित आदर भाव प्रकट किया। यह स्पष्ट किया कि पादरियों पर ध्यान देना धार्मिक उत्साह का परिणाम नहीं था, अपितु यह मुख्य रूप से पुर्तगाली सैन्य सहायता सुनिश्चित करने के लिए इच्छा से निर्देशित हो रहा था। क्या मंशा रही होगी पीछे तरफ, जो पुर्तगाली यूरोप से आधुनिक जमाने के क्या हथियार लेके आए हुए हैं, ठीक है, उस पे मतलब वो उनको लेना चाहते थे। ठीक है, अकबर लोग, उनका अपना स्वार्थ था, इसीलिए वो क्या कर रहे थे, उनके धार्मिक चीज़ों में इंटरेस्ट दिखा रहे थे। फिर उसके बाद ईसाई संरक्षण के पीछे राजनीतिक मंशा देखते हैं। ईसाइयों को संरक्षण देने के पीछे
क्या राजनीतिक मंशा थी। अकबर अपनी परेशानियों से उबरने के लिए पुर्तगाली बंदूकों को उधार लेने का विचार कर रहा था। उसका बेटा सलीम अकबर के विरुद्ध विद्रोह पर ध्यान दे रहा था और इस उद्देश्य के लिए पुर्तगाली सेना की मदद प्राप्त करने की योजना बना रहा था। ईसाई धर्म उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं था। वो लोग धार्मिक झुकाव के कारण नहीं, अपने अपने स्वार्थ के कारण क्या कर रहे थे, उनके धर्म के प्रति थोड़ा सा झुकाव दिखा रहे थे। सभी दिखावों या बहानों को छोड़ते हुए अकबर ने सैन्य सहायता की प्राप्ति हेतु 1601 में गोवा में एक अंतिम दूत भेजा। पुर्तगाली प्राधिकारियों ने शुरू से चलने वाले इस खेल को समझते हुए नम्रतापूर्वक मना कर दिया। जेसुइट ने अपनी तरफ से मिशनरी उत्साह के साथ देशभक्ति की राजनीति की और यथासंभव लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया। पुर्तगालियों के अनआधिकारिक एजेंट के तौर पर काम करते हुए, ठीक है, क्योंकि पुर्तगाल उस समय क्या था, स्पेन से जुड़ा हुआ था, तो जो स्पेनिश वासी थे ना, वो अनआधिकारिक एजेंट के रूप में काम करते हुए जेसुइट ने मुगल दरबार में महत्वपूर्ण प्रभाव का उपयोग किया। अब देखते हैं जहांगीर और पुर्तगाली का क्या कनेक्शन था, क्योंकि जहांगीर भी अपने पिता के प्रति विद्रोह करना का प्लान कर रहा था और वो उसके लिए पुर्तगाली सैन्य सहायता चाहता था। ठीक है, जहांगीर और पुर्तगाली राजकुमार सलीम जहांगीर के रूप में सिंहासन ग्रहण करने पर जेसुइट फादर्स की इस प्रकार उपेक्षा करके जैसे कि वह कभी उन्हें जानता ही नहीं था, मुसलमानों को शांत किया। धीरे धीरे हालांकि जेसुइट से उसका अस्थायी अलगाव दूर हो गया और 1606 में उसने फिर से उन्हें समर्थन देना शुरू किया। लाहौर में एक भव्य एवं विशाल चर्च को कॉलेजियम या पादरी आवास के साथ बनाए जाने की उन्हें अनुमति दी गई। 1608 में आगरा 20 दीक्षा स्थान बपतिस्मा, आज भी ईसाई धर्म में ना बपतिस्मा का आपको उल्लेख मिलेगा। ठीक है, दीक्षा स्थान क्या को कहा जाता है, बपतिस्मा, जहाँ पे क्या करते हैं, दीक्षा ग्रहण करके जैसे नहीं फादर या कुछ सिस्टर बन जाते हैं। ठीक है, फादर या सिस्टर, बपतिस्मा का आयोजन किया और पादरियों को पुर्तगाल जितनी ही कार्य की स्वतंत्रता दी गई। गलियों एवं सड़क मार्गों में पूरे कैथोलिक रीति रिवाजों के साथ चर्च के जुलूसों को निकालने की अनुमति दी गई और चर्च के खर्चों और धर्मांतरित लोगों की सहायता के लिए खजाने से नगद की सहायता दी गई। जहांगीर का व्यवहार इस प्रकार था कि जेसुइट पादरी उसे ईसाई मत में लाने के प्रति आशावान हो उठे, क्योंकि वो क्या कर रहा था, वो बहुत ज़्यादा झुकाव दिखा रहा था। बीच में उसने झुकाव दिखाया था तो मुसलमान इससे क्रोधित हुए, तो उसने क्या किया, थोड़ा अलगाव कर लिया, लेकिन बाद में वो फिर से क्या किया, उनके प्रति झुकाव दिखाने लगा। उसने ओल्ड एवं न्यू टेस्टामेंट तथा संतों के जीवन के लिए धार्मिक विषयों के चित्रों के प्रति असाधारण रुचि दिखाई। आगरा में उसका सिंहासन बपतिस्मा दाता जान और अन्य संतों की पेंटिंग से घिरा हुआ था, क्योंकि हम लोग जानते हैं जहांगीर को पेंटिंग्स बहुत पसंद थी, खुद भी बहुत अच्छा पेंटर था वो। यह अफवाह थी कि जहांगीर ईसाई बन गया और पादरियों के पास यह विश्वास करने के पर्याप्त कारण थे कि वे वास्तव में उसे ईसाई बनाने में सफल होंगे। अब देखते हैं अंग्रेजों के प्रति शत्रुता। मुबारक खान जो एक अच्छा खिलाड़ी और जहांगीर का घनिष्ठ मित्र था, ठीक है, को जहांगीर के दूत के तौर पर पुर्तगाली वायसराय से मिलने के लिए एक लंबा इंतजार करना पड़ा। जब वह अप्रैल 1608 में गोवा पहुंचा, वह अपना परिचय प्रस्तुत नहीं कर सका, जैसे कि पदस्थ वायसराय पुर्तगाल से नहीं आया था। वस्तुतः वह कभी नहीं आया और गोवा में डॉन मेंडोसा ने 1609 में पदभार संभाला। उससे पूर्व सन 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत में आ गया। वह अपने साथ भारत में व्यापार की अनुमति हेतु इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का जहांगीर के नाम पर एक प्रार्थना पत्र लाया। देखिए, पुर्तगाली वायसराय से मिलने के लिए एक लंबा इंतजार किया था किसने, मुबारक खान ने। ठीक है, जब वह अप्रैल में गोवा पहुंचा था ना, तो वहां पे अपना परिचय पत्र प्रस्तुत नहीं कर सका था। ठीक है, तो इस हिसाब से वो कभी वहां आया ही नहीं। लेकिन जो गोवा में डॉन मेंडोसा ने 1609 में पदभार संभाला। उससे पूर्व 1608 में
विलियम हॉकिंस क्या किया था, विलियम हॉकिंस सूरत आ गया था। ठीक है, अब विलियम हॉकिंस की यात्रा थी, तो अब अंग्रेजी प्रभुत्व धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होंगे। अब पुर्तगालियों को ना भारत में काफ़ी टाइम मिला था कि वो अकेले रहकर क्या कर सके, यहाँ पे अपना व्यापारिक प्रभुत्व स्थापित कर सके। लेकिन क्या हुआ, जब मेन ब्रिटिशर्स आए तो वो धीरे धीरे दबने लगे। जैसे कि अब कैप्टन हॉकिंस आ गया है। कैप्टन हॉकिंस की यात्रा फादर पिनहेरो और पुर्तगाली अधिकारियों ने मुगल दरबार में हॉकिंस के पहुंचने से रोकने का भरसक प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हुए। जहांगीर ने हॉकिंस द्वारा लाए गए उपहारों, जिनकी कीमत 25,000 सोने के सिक्कों के समान थी, को स्वीकार किया और हॉकिंस का बेहद आत्मीय स्वागत किया। जैसा कि हॉकिंस तुर्की भाषा का अच्छी प्रकार से जानता था, उसने उस भाषा में जहांगीर के साथ प्रत्यक्ष संवाद किया। हॉकिंस से खुश होकर जहांगीर ने उसे 30,000 के वेतन पर 400 मनसबदार नियुक्त किया। ठीक है, 400 का मनसबदार नियुक्त किया। हॉकिंस ने आर्मेनियन ईसाई मुबारक शाह की बेटी से भी विवाह किया था। ये सब एग्जाम में आएगा। ठीक है, आगे जब आपका एग्जाम लेवल टफ करेगा, बढ़ाएगा, तो क्या पूछेगा, हॉकिंस ने इससे विवाह किया था, कूट में पूछा जाता है। ठीक है, तो हॉकिंस ने आर्मेनियन ईसाई मुबारक शाह की बेटी से विवाह किया था। मुगल एवं पुर्तगालियों के आपसी संबंधों में सुलझाव। हॉकिंस एवं अन्य अंग्रेजी लोगों को बड़ी व्यापार सुविधाएं प्रदान करने को गोवा के वायसराय डॉन मेंडोसा ने पुर्तगाली एकाधिकार के वाणिज्यिक क्षेत्रों का अतिक्रमण किया। इसीलिए इसे शत्रुतापूर्वक कार्यवाही कहा। भारत में पुर्तगालियों की जहांगीर के साथ युद्ध की स्थिति को देखते हुए मेंडोसा ने मुगल दूत मुबारक खान से मिलने से मना कर दिया और उतावलेपन में उठाए गए इस कदम ने पुर्तगाली व्यापारियों एवं उसके व्यापार में बेहद प्रभावित किया और जहांगीर ने पुर्तगालियों को दी जाने वाली छूटों पर रोक लगा दी। तब मेंडोसा ने फादर पिनहेरो को औपचारिक आधार पर मुबारक खान से शांति स्थापित करने हेतु बातचीत करने को कहा। तत्पश्चात शत्रुता समाप्त हुई और अंग्रेजी जहाज को सूरत के पत्तन पर जाने की अनुमति नहीं दी गई। पुर्तगाली आगंतुकों को रोकने में असमर्थ व्यथित हॉकिंस ने सन 1611 में मुगल दरबार छोड़ दिया। एंग्लो पुर्तगाली झगड़ा या हाथापाई। अब भारत में अपना व्यापारिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए जो अंग्रेजी होंगे, जो ब्रिटिशर्स होंगे और पुर्तगाली आपस में भिड़ेंगे। ठीक है, ऊपर के लाइन में हमने क्या पढ़ा, जैसे ब्रिटिशर्स आ रहे थे मुगल दरबार में, ठीक है, तो इससे क्या हो रहा था, पुर्तगालियों के बीच और मुगलों के बीच झगड़े की शंका बढ़ती जा रही थी। ठीक है, मतलब हाँ, युद्ध की स्थिति में पहुंच गए थे। फिर डॉन मेंडोसा क्या होता है, तो मुबारक खान से मिलने से मना कर देता है। फिर बाद में जब स्थितियाँ और भी ज़्यादा ख़राब होने लगती हैं तो क्या करते हैं, पुर्तगाली एकदम अच्छे से मुगलों से अपना संबंध स्थापित कर लेते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि जो मुगल हैं वो अब क्या कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स के बीच झुकाव कम कर रहे हैं। इसीलिए 1611 में हॉकिंस क्या कर दिया, दरबार छोड़ दिया। अंग्रेजों ने हालांकि 1612 में पुर्तगालियों के विरुद्ध प्रतिशोध किया, जिसने हिंद महासागर में ब्रिटिश नौसेना के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया। उस वर्ष नवंबर में अंग्रेजी जहाज ड्रैगन ने एक छोटे जहाज ओसिएंडर सहित कैप्टन बेस्ट के नेतृत्व में पुर्तगाली जहाजी बेड़े का सफलतापूर्वक युद्ध किया। जहांगीर, जिसके पास अच्छी नौसेना नहीं थी, अंग्रेजों की सफलता से बेहद प्रभावित हुआ। पुर्तगालियों ने अपनी बचकानी हरकतों से जहांगीर को अप्रसन्न कर दिया और V.A. स्मिथ के अनुसार पुर्तगालियों ने मुगल सरकार की नौसैनिक कमजोरी के चलते 4 इंपीरियल जहाज़ों को जब्त कर लिया और कई मुसलमानों को बंदी बना लिया और सामान लूट लिया। जहांगीर की मां की इस सामान में गहरी रुचि थी और इससे करोड़ रुपए की चपत लगी थी। गुस्साए जहांगीर ने मुबारक खान, जो उस समय सूरत का प्रभारी था, को क्षतिपूर्ति वसूलने का आदेश दिया। शाहजहां और पुर्तगाली, अब क्या हो जाएंगे, शाहजहां और पुर्तगालियों का टाइम आया। शाहजहां एवं पुर्तगाली, यह शाहजहां का शासनकाल था, हालांकि जिसमें मुगल दरबार में पुर्तगालियों को मिलने वाले लाभों को हमेशा के लिए अंत हो गया। क्यों अंत हो गया? क्योंकि
जो पुर्तगाली थे उन्होंने जो 4 इंपीरियल जहाज़ें थे उन्हें जब्त कर लिया था, और उसमें क्या थे, वो जो जहांगीर की माँ का बेहद कीमती सामान था। ठीक है, और इससे बहुत नुकसान भी हुआ था, इसीलिए क्या हुआ, अब पुर्तगालियों को पूर्णतः बैन किया जा रहा है धीरे धीरे। ठीक है, हमेशा के लिए अंत हो गया। साथ ही इस आशा ने भी दम तोड़ दिया कि वे शाही परिवार और मुगल भारत में लोगों का ईसाई मत में धर्मांतरण करा पाएंगे, जिसका पल्लवन अकबर और जहांगीर के द्वारा किया गया था। शाहजहां द्वारा राजगद्दी संभालने के पूर्व ही उसे पुर्तगालियों के दुर्व्यवहार की जानकारी थी, जब उन्होंने रानी मुमताज की 2 दासियों को बंदी बनाकर उनका अपमान किया। पुर्तगालियों की गतिविधियां, उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि शुरू से क्या क्या हुआ है। ठीक है, पुर्तगालियों का व्यापारिक घटनाक्रम। 1498 में वास्को डी गामा ने कालीकट की यात्रा की। फिर 1503 में पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला दुर्ग कोचीन में स्थापित किया। 1505 में पुर्तगालियों ने अपना दूसरा दुर्ग कन्नूर में स्थापित किया था। फ्रांसिसो डी अल्मीडा को भारतीय क्षेत्र का गवर्नर बनाया गया। 1509 में अल्मीडा ने गुजरात और मिस्र के संयुक्त बेड़े को पराजित किया। 1509 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क को वायसराय बनाया गया। अल्बुकर्क ने बीजापुर सुल्तान को पराजित किया और गोवा पर अधिकार किया। ठीक है, तो गोवा को लेके बहुत ही क्वेश्चन आता है। गोवा, ठीक है, गोवा क्या थी, पुर्तगालियों की तब राजधानी थी, मेन सिटी गोवा था। ठीक है, सबसे भारत में बाद में जाने वाले यूरोपीय पुर्तगाली रहे, और उन्होंने क्या 1961 में गोवा को आज़ाद किया था। ठीक है, 1961 में, और कुछ शर्तों के साथ गोवा को आज़ाद किया था। इसीलिए आज पूरे भारत में अलग कानून चलता है, गोवा में अलग कानून चलता है। ठीक है, गोवा में समान सिविल संहिता पाई जाती है। तो अभी हम कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म में नहीं जाते हैं, लेकिन याद रखना है कि जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क है, इसी ने ही बीजापुर के सुल्तान को पराजित कर गोवा पर अधिकार किया था। ठीक है, 1511 में पुर्तगालियों ने मलाया द्वीप में स्थित मलक्का पर अधिकार किया। पुर्तगालियों ने फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित हरमुज पर अधिकार कर लिया। वायसराय अल्बुकर्क की मृत्यु 1515 में हुई। 1530 में क्या हुआ, पुर्तगालियों ने गोवा को अपने भारतीय राज्य की राजधानी बनाया। पुर्तगालियों ने दीव पर अधिकार किया, दमन पर भी अधिकार किया 1559 में। ठीक है, फिर 66 में क्या किया, पुर्तगालियों एवं तुर्कों के बीच समझौता हुआ। 1596 में डचों ने पुर्तगालियों को दक्षिण पूर्व एशिया से बाहर किया, क्योंकि पुर्तगाली के बाद डच भारत में आए थे। ठीक है, ब्रिटिशर्स तो 1600 के बाद आएंगे भारत में। 1612 में सूरत में पुर्तगालियों को पराजित कर अंग्रेजों ने अपना कारखाना स्थापित किया। 1641 में मलक्का दुर्ग पुर्तगालियों से डचों को छीन लिया गया, और 1659 में श्रीलंका पुर्तगालियों के हाथ से बाहर चला गया। अब धीरे धीरे बाहर जाना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, 1663 में मालाबार के सभी दुर्गों को डचों ने जीत कर पुर्तगालियों को भारत से निर्णायक रूप से खदेड़ दिया 1663 में, लेकिन अभी खदेड़ा नहीं है। ठीक है, कुछ कुछ जगह पुर्तगाली थे। 1961 में उन्होंने क्या किया था, गोवा को आज़ाद किया था, और उसके बाद ही क्या हुआ, भारत पूर्ण रूप से आज़ाद माना गया। पुर्तगालियों की गतिविधियां देखते हैं हम। पुर्तगाली 1579 में भारतीय में शासकीय फरमान के आधार पर पुर्तगालियों को नदी के तट पर सीमित कर दिया गया, जो बंगाल में सतगांव से थोड़ी दूर पर था। वहां से वे व्यापारिक गतिविधियां संचालित करते थे। विभिन्न वर्षों के दौरान उन्होंने बड़े भवनों का निर्माण द्वारा अपनी स्थिति मजबूत कर ली, जिससे उनके व्यापार को सतगांव से नए पत्तन हुगली की ओर प्रवासित किया। उन्होंने नमक के उत्पादन पर एकाधिकार प्राप्त किया और स्वयं का एक कस्टम हाउस निर्मित किया, और तंबाकू पर सख्ती से कर आरोपित करना शुरू कर दिया। तंबाकू भारत में नहीं था, पुर्तगाली अपने साथ लेके आए थे। ठीक है, पुर्तगाली अपने साथ आलू लेके आए हैं, तंबाकू भी लेके आए हैं, जो 17वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप में आने के पश्चात व्यापार की एक प्रमुख वस्तु बन गया। ऐसे कृत्यों से उन्हें प्रांतीय कस्टम राजस्व के संग्रहण में भारी नुकसान उठाना पड़ा। अहंकारी घमंडी पुर्तगालियों ने न केवल व्यापार के रूप में धनार्जन किया, अपितु हिंदू और मुस्लिम बच्चों को खरीदकर या बंदी बनाकर क्रूर दास व्यापार भी करना शुरू किया। हुगली पर अधिकार देखते हैं हम। हुगली पर अधिकार 24 जून 1632। ठीक है,
अगर बनता है ना तो पेपर पेन लेके बैठिए, जो मेन डेट है वो सब लिखते जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि 24 जून 1932 को इन्होंने क्या किया था, हुगली पर पुर्तगालियों के कब्जे को 3 महीने के पश्चात समाप्त कर दिया गया। गंगा के किनारे खुले मैदान में स्थित हुगली सभी तरह से खुला हुआ था। यहाँ किला नहीं था, ना तो दीवार थी, न ही परकोटा, मात्र कीचड़ का एक तटबद्ध पुष्टा था जो ज्यादा महत्व का नहीं था। बारूद एवं नाव वहन में पुर्तगाली कौशल से भयभीत कासिम खान को 1.5 लाख, ठीक है, 1.5 लाख की सेना के साथ पुर्तगाली बस्ती पर हमला करने को कहा गया। ठीक 3 महीने तक 24 सितंबर तक सैन्य दुर्ग के 300 पुर्तगाली और 600 निवासी ईसाई सैनिक सामना करते रहे, जिसके पश्चात वह भाग खड़े हुए। अधिकतर जहाज खो गए, लेकिन कुछ किसी प्रकार सागर द्वीप तक पहुंचने में कामयाब हो गए। लेकिन वहाँ व्याप्त महामारी, ठीक है, वहाँ पे महामारी फैल गई से अधिकतर जिंदा बचे लोग मर गए। मुगलों के 1000 लोग मारे गए, लेकिन उन्होंने 400 लोगों को बंदी बना लिया, जिन्हें आगरा लाया गया। बंदियों को इस्लाम धर्म अपनाने या दास्तां स्वीकार करने का विकल्प दिया गया। ईसाइयों का अत्याचार कुछ समय तक जारी रहा, जिसके बाद यह धीरे धीरे खत्म हो गया। पुर्तगालियों का पतन 17वीं शताब्दी के प्रथम दशक में पूर्व में स्थापित पुर्तगाली साम्राज्य लगभग समाप्त हो गया और इसका स्थान डचों और अंग्रेजों ने ले लिया। इसके कई कारण थे। क्या क्या कारण रहे भारत में पुर्तगालियों के पतन के कारण? लिखिए, आपसे मेंस के किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। एमपीपीएससी या फिर सीजीपीएससी, यूपीपीएससी, किसी चीज़ के भी मेंस में आपसे ये चीज़ पूछा जा सकता है कि भारत में पुर्तगालियों के पतन के प्रमुख कारण लिखिए। तो क्या क्या कारण है? 1580 में पुर्तगाल स्पेन के राजा के साथ जुड़ गए और स्पेन के पतन के साथ इसका भी पतन हो गया। 1588 में नौसेना युद्ध में अंग्रेजों ने स्पेन को करारी शिकस्त दी, जिसके बाद स्पेन की नौसैनिक शक्ति क्षीण हुई। पुर्तगाल के अंदरूनी मामलों ने उसकी शक्ति कमजोर कर दी और समाज में कुलीन वर्ग का प्रभुत्व था और व्यापारियों का इतना सामाजिक प्रभाव नहीं था कि वे राज्य को अपने हितों के पूर्ति के लिए प्रभावित कर सकें। पुर्तगाल सम्राट निरंकुश था, ठीक है, एक कारण पुर्तगाल साम्राज्य निरंकुश था। धर्म के मामले में पुर्तगाली असहिष्णु एवं धर्मांध थे और कई स्थानों पर उन्होंने लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन किया। फितोरिया मात्र एक व्यापारिक अड्डा था, जिससे क्षेत्रीय राज्य के रूप में बदलने की राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं दिखाई गई। पुर्तगालियों ने स्वयं को एकाधिकारिक व्यापार का मुनाफा तक सीमित रखा, ठीक है, एकाधिकार व्यापार के मुनाफों तक सीमित रखा था। उनका व्यापार भी मतलब ब्रिटिशर्स के भारत में प्रवेश से पहले उन्हें अपना जितना व्यापार बढ़ा लेना चाहिए था, वो उतना अपना व्यापार नहीं बढ़ा पाए, ठीक है। जिन जिन क्षेत्रों में उनका व्यापारिक अधिकार था, बस वो वहीं तक सीमित रह गए। उनका नियंत्रण कुछ क्षेत्रों उत्तरी अफ्रीका, द्वीप, दमन, गोवा, तिमोर और मकाओ तक ही सीमित रह गया। भारतीय शासकों एवं जनता के प्रति धार्मिक असहिष्णुता, उन्होंने डकैती और लूट मार को अपनी राजनीति का भाग बनाया। उन्होंने डचों और अन्य यूरोपीय व्यापारियों शक्तियों से संघर्ष करना पड़ा। वास्तव में पुर्तगाली आर्थिक और राजनीतिक रूप से दूसरी पश्चिमी शक्तियों से प्रतिस्पर्धा करने में अक्षम थे। ब्राजील की खोज के बाद उनका भारत की ओर ध्यान कम हो गया। पुर्तगाल में उनके उद्योग धंधे अधिक विकसित नहीं हो पाए और वे वितरक के रूप में व्यापार करते रहे। पुर्तगाली राजा पर अधिक नियंत्रण था। पुर्तगाली व्यापारी पर राजा का अधिक नियंत्रण था, मतलब जो वहाँ का राजा था वो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करके रखता था, ठीक है। अब देखते हैं डच को। भारत में डचों का आगमन और गतिविधियाँ। डच भी आज़ाद ही रह जाएंगे क्योंकि हम 40 मिनट से अधिक का वीडियो नहीं बना सकते हैं, ठीक है। स्पेन का पतन होने के पश्चात भारत में पुर्तगाली शक्ति बिखर गई और 17वीं शताब्दी के मध्य तक डचों ने उनका स्थान ग्रहण कर लिया। 16वीं शताब्दी से ही डच अपनी वाणिज्यिक और नौसैनिक शक्ति को बढ़ा रहे थे। वे पुर्तगालियों द्वारा लाए गए पूरब के सामान को लिस्बन एवं एंटवर्प पहुंचाया करते थे, जहां से वह यूरोप के बाजारों में पहुंचाया जाता था। डचों ने व्यापारिक संगठन और तकनीक तथा जहाजरानी में नवीन प्रयोग किए। 17वीं शताब्दी में उन्होंने फ्लूट शिप का निर्माण किया और जो अपने आप में एक अनोखा और अद्भुत जहाज था। यह फ्लोट शिप
बेहद हल्का था, इसे खेने के लिए कम लोगों की आवश्यकता पड़ती थी। फ्लोट शिप का इन्होंने क्या किया था, निर्माण किया था। इसे आने जाने के खर्चे में कटौती हुई। डच जहाज भारी और धीमी गति से चलने वाले पुर्तगाली जहाज़ों से श्रेष्ठ सिद्ध हुए। डचों ने नीदरलैंड से स्पेन वासियों को हटाने के लिए कड़ा संघर्ष किया। उन्होंने एक राष्ट्रीय भावना के अंतर्गत भी पुर्तगालियों के मसाले का व्यापार छीनने का भी संकल्प लिया। डचों ने अंग्रेजों की भांति भारत समेत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था को एक नया मोड़ दिया। डचों की व्यापारिक कंपनी की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि यह पूर्णतः व्यापारिक संस्था थी। 17वीं शताब्दी में हॉलैंड यूरोप में आरंभिक वाणिज्यिकवादी गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र था। एम्स्टर्डम में 1609 में एक्सचेंज बैंक तथा 1614 में क्रेडिट बैंक ऑफ एम्स्टर्डम आरंभ हुए। ठीक है, एम्स्टर्डम किसकी राजधानी है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एशियाई वस्तुओं की बिक्री एम्स्टर्डम में होने लगी, जिससे कि यह पुनः निर्यात व्यापार का एक मुख्य केंद्र बन गया। एशियाई वस्तुओं का व्यापार द्वारा अधिक मुनाफा कमाने की महत्वाकांक्षा ने डचों को हिंद महासागरीय एवं एशियाई क्षेत्रों की ओर प्रवृत्त किया। देखिए, मैं चाहूँ तो आपको लाइन टू लाइन सब ऐसे भी नोट्स बना के समझा सकती हूँ, लेकिन चूंकि हमने देखा है कि क्या होता है एग्जाम में ना, लाइन टू लाइन आ जाता है, सीधा आपका स्पेक्ट्रम से ही क्वेश्चन उठाए जाते हैं। ठीक है, जैसे CGPSC के कई प्रश्न देखे गए हैं, UPSC के कई प्रश्न देखे गए हैं, उसी प्रकार MPPSC में भी कई प्रश्न देखे गए हैं। तो उस अगर आप पर्पस से देखें तो वैसा पढ़ाना कोई वैल्यूएबल ज़्यादा नहीं होगा, हालांकि समझ आपको उसमें ज़्यादा आएगा। लेकिन यहाँ पे जब हम लाइन टू लाइन पढ़ रहे हैं, बहुत ध्यान से पढ़िए, नोट्स बनाते हुए पढ़िए। और अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं विद्यालय ऐसे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना यह एक वाणिज्यिक उद्यम था जिसने डच को पूरब की यात्रा करने के लिए प्रवृत्त किया। कार्नेलियस डी हाउटमैन पहला डच था। ठीक है, कार्नेलियस डी हाउटमैन जो 1596 में सुमात्रा और बंताम पहुंचा। इसने डच को आगामी उद्यम के लिए प्रोत्साहित किया और अगले कुछ वर्षों के दौरान भारतीय व्यापार के लिए एक नई कंपनी बनाई गई। मात्र 1602 में डच संसद द्वारा पारित उद्घोषणा से डच संयुक्त कंपनी की स्थापना हुई, जिसमें कई स्वतंत्र एवं समृद्ध डच व्यापारी सम्मिलित हो गए। इंडिया कंपनी, ठीक है, विरनीज ओस्ट इंडीज कंपनीज, ठीक है, VOC, विरेनीज ओस्ट इंडीज कंपनी, ऐसे तो पढ़ेंगे इसको, अजीब सा, ये डच लैंग्वेज में है। ठीक है, कि कुछ आरंभिक पूंजी $6,500 थी। 6,500 ये बाद वाला दशमलव है। ठीक है, गिल्डर थी, 6,500 गिल्डर थी। इस कंपनी को भूमध्य सागरीय के पूर्व में व्यापार करने की अनुमति मिली थी। कंपनी का पूर्वी केंद्र बेटविया में स्थित था। भारत में डच फैक्ट्रियों की स्थापना देखते हैं। डचों ने भारत में हिंद महासागरीय क्षेत्रों में पुर्तगाल सत्ता को चुनौती देते हुए अनेक बस्तियों और व्यापारिक केंद्रों की स्थापना की। भारत में डच संस्थापना की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि पुलिकट में स्थित गेल्ड्रिया के दुर्ग को छोड़कर शेष बस्तियां अदुर्गीकृत थी। अदुर्गीकृत का मतलब बाउंड्री वॉल। ठीक है, दुर्गीकरण करने का मतलब था कि बाउंड्री वॉल बना देना। ठीक है, भारत में डच संस्थापना की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि पुलिकट स्थित गेल्ड्रिया के दुर्ग को छोड़कर शेष बस्तियां अदुर्गीकृत थीं। भारत के पूर्वी भाग, पूर्वी तटीय क्षेत्र और पश्चिमी तट पर डचों ने अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की। 1605 में मसूलीपट्टनम, 1610 में पुलिकट, 1616 में सूरत में। ठीक है, सबसे पहले कहाँ? मसूलीपट्टनम, फिर पुलिकट, फिर सूरत, फिर बिमलीपट्टनम में 1641 में, 1645 में करिकल, फिर 1653 में चिंसुरा, 1658 में कासिम बाजार, पटना, बालासोर और नेगापट्टनम तथा 1663 में कोचीन। ठीक है, इन सब का क्रम आप अच्छे से याद करके रखिएगा। 1605 में मसूलीपट्टनम, 1610 में पुलिकट, 1616 में सूरत। ठीक है, 1616 सूरत, बिमलीपट्टनम में 1641, 1645 करिकल, 1653 में चिंसुरा, 58 में 4 जगह कहाँ कासिम बाजार, पटना, बालासोर, नेगापट्टनम और 1663 में कोचीन में। ठीक है,
भारत के अतिरिक्त बाह्य समीपवर्ती क्षेत्रों में पर सभी डचों ने अपना प्रभुत्व जमाया था। डचों ने 1605 में अम्बोयाना, 1619 में मसाला द्वीप, 1658 में श्रीलंका जीते, 1641 में मलक्का, क्योंकि पैरेलल सब जगह क्या चल रहा है, व्यापार चल रहा है, ठीक है। 1641 में मलक्का में भी डचों ने पुर्तगालियों पर विजय स्थापित कर ली। भारत में अपनी व्यापारिक धाक जमाने में डचों को स्थानीय शासकों से व्यापारिक सुविधाएं मिली। गोलकुंडा के सुल्तान, जिंजी, मदुरै और तंजौर के नायकों ने डचों को कम शुल्क पर व्यापार करने की छूट दी। कोचीन के मुट्टा शासन ने विशेष व्यापारिक सुविधाएं प्रदान की, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था उड़ाक्कड़ और क्रांगनूर। मध्य क्षेत्र में काली मिर्च का व्यापार। डचों का भारत में व्यापार मसालों के लिए था, ठीक है। मध्य क्षेत्र में काली मिर्च के व्यापार का एकाधिकार। उत्तरी और दक्षिणी कोरोमंडल में डचों को चुंगी में रियायत मिली तथा वस्त्र व्यापार में उन्हें मुहर शुल्क से मुक्त कर दिया गया, जबकि अन्य विदेश व्यापारी भारत में डचों का व्यापार मुख्यतः मसालों और वस्त्रों के लिए था, ठीक है। भारत में वस्त्र सबसे पहले डच ही लेकर आए थे। पुर्तगालियों का भी मसालों के लिए था। मुहर शुल्क से मुक्त कर दिया गया। अन्य विदेशी व्यापारिक कंपनियों को यह कर देना पड़ता था। पुर्तगाली सत्ता पर डचों का प्रहार। डचों की व्यापारिक संस्था वोक, ठीक है, ने एक नवीन प्रकार की संस्था थी जो डचों के इस प्रयोग से पुर्तगालियों की सत्ता व्यापारिक सत्ता को तोड़ने में मदद मिली। मुनाफे और पूंजी पर नियंत्रण तथा उनके निवेश द्वारा स्थायी पूंजी का निर्माण कंपनी की मुख्य कार्यनीति थी। 1632 में हुगली क्षेत्र से पुर्तगालियों को डचों ने हटाना शुरू किया। 1658 ईस्वी में श्रीलंका से डचों ने पुर्तगालियों को हटाया। 1659 में तंजौर पर स्थित नेगापट्टनम डचों ने पुर्तगालियों को जीता। डच व्यापार। पाँच 10 मिनट और चलेगा क्लास। डच व्यापार। एशियाई संपर्क के आरंभिक चरण में डच मूलतः काली मिर्च, इसको याद रखना, संपर्क के आरंभिक चरण में डच मूलतः काली मिर्च और अन्य मसालों के प्रति रुचि दिखाते थे। चूंकि ये मसाले मुख्यतः इंडोनेशिया में मिलते थे, अतः डचों का वो मुख्य केंद्र बन गया। इन्होंने कोरोमंडल तट से भी भारतीय वस्त्रों को दक्षिण पूर्व एशिया में लाकर भारी मुनाफा कमाया। मद्रास के दक्षिण से ड्रासपट्टनम विशेष वस्त्र हेतु प्रसिद्ध व्यापार था। एशियाई व्यापार में पुर्तगाली सर्वोच्चता को तोड़ने के लिए डचों ने उनके जहाज़ों पर प्रहार किए और स्थलीय अड्डों पर आक्रमण किया। मसूलीपट्टनम से नील का निर्यात किया जाता था, ठीक है, नील का निर्यात किया जाता था। डचों ने शोरे का निर्यात व्यापार को बहुत प्रोत्साहित किया। अफीम, रेशम और सूती वस्त्र को जावा और चीन में बेचकर डचों ने लाभ कमाया। डच दलालों के माध्यम से बुनकरों से संपर्क करते थे और वैसे कभी कभी वे कारीगरों को सीधा रोजगार भी देते थे। गोलकुंडा के एक गांव के निवासी जब लगान नहीं चुका सके, तब डचों ने लगान की रकम चुकाकर उनकी सेवाएं प्राप्त की। 1650 के दशक में डच कंपनी ने कासिम बाजार में स्वयं रेशम की चक्री का उद्योग स्थापित किया। डच अंग्रेज संघर्ष, ठीक है, डच अंग्रेज संघर्ष। समस्त 17वीं शताब्दी के दौरान डच ने पुर्तगालियों के प्रभाव को समाप्त करके पूरब में मसाले के व्यापार पर एकाधिकार सुनिश्चित कर लिया। मसाले के व्यापार पर उनके अधिकार, कंपनी की संपत्ति और उनकी योग्यता ने इस सभी क्षेत्रों में व्यापार में उनके एक बड़े हिस्से को सुनिश्चित किया। पुर्तगालियों द्वारा नियंत्रित अंतर एशियाई व्यापार पर डचों ने कब्जा कर लिया। पुर्तगालियों के नियंत्रण क्षेत्रों में गोवा, मालाबार के कारखाने और श्रीलंका के साथ उनके दालचीनी के व्यापार पर कई आक्रमण किए गए। व्यापार के दिनों में गोवा को चारों तरफ से बंद कर दिया गया। 1641 में मलक्का पर कब्जा कर लिया गया और 1655-56 में कोलंबो, 1659 से 63 में कोचीन पर कब्जा हासिल कर लिया गया। इसके साथ ही डचों ने वास्तविक रूप से पुर्तगालियों का वर्चस्व समाप्त किया, लेकिन अंग्रेजों के रूप में उनका एक प्रतिद्वंदी बाकी था। उन्होंने यमुना घाटी और मध्य भारत में नील का उत्पादन, कपड़ा एवं सिल्क का बंगाल में, गुजरात एवं कोरोमंडल बिहार में साल्टपीटर, शोरा, ठीक है, साल्टपीटर, सोरा और अफीम तथा चावल के उत्पादन गंगा घाटी में किया। 17वीं शताब्दी के मध्य से
भारत तथा हिंद महासागरीय क्षेत्र में प्रभुता की स्थापना के लिए डचों और अंग्रेजों में संघर्ष आरंभ हो गए। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 3 आंग्ल डच युद्ध यूरोप में लड़े गए, ठीक है, जिनमें अंग्रेजों की विजय हुई। उल्लेखनीय है कि 1717 में अंग्रेजों ने मुगल व्यापारिक फरमान मिलने पर डच शक्ति पिछड़ने लगी। 1717 में अंग्रेजों को क्या मिला था? मुगल फरमान मिला था, ठीक है, से पिछड़ने लगी। तीसरे एंग्लो डच युद्ध 1672 से 74 में सूरत और बॉम्बे की अंग्रेजों की नई बस्तियों के बीच संचार निरंतर ध्वस्त होने लगे। 2-3 अंग्रेजी जहाज़ों पर बंगाल की खाड़ी में कब्जा कर लिया गया। 1759 में, याद रखना है, ठीक है, 1759 में बेदरा का युद्ध लड़ा गया था। अंग्रेजों और डचों का यह अंग्रेज डच फाइनल युद्ध था, ठीक है। इसी से अंग्रेज क्या करेंगे? डच को भारत से खदेड़ेंगे, ठीक है। बेदरा युद्ध में अंग्रेजों द्वारा पराजित होने पर भारत में डच महत्वाकांक्षाएं चकनाचूर हो गई। डच शक्ति पूर्वी एशिया के द्वीपों तक सिमट गई। डचों का पतन देखते हैं। लगभग 3 शताब्दी तक पूर्वी द्वीप समूहों पर डचों का अधिकार रहा, परंतु अंग्रेजों ने भारत में उन्हें स्थापित नहीं होने दिया। जिस शक्ति के साथ डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया, वह शक्ति अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई में काम नहीं आ सकी। आरंभिक वर्षों में डचों एवं अंग्रेजों के बीच अच्छे संबंध थे, किंतु व्यापारिक आरंभिक वर्षों में क्यों अच्छे संबंध थे? क्योंकि पुर्तगालियों को खदेड़ना था, ठीक है। पुर्तगाली भारत से गए तो फिर अब अंग्रेज क्या करेंगे? डच को भी भारत से धीरे धीरे खदेड़ेंगे। कुछ व्यापारिक प्रतिद्वंदता के कारण वे एक दूसरे के शत्रु बन गए। आरंभ में डचों ने कुछ हद तक अंग्रेजों का मुकाबला भी किया, परंतु बाद में अंग्रेजों ने उन्हें दबा दिया। डच कंपनी राष्ट्रीय आधिकारिक में थी, जिससे डच कर्मचारियों में अंग्रेजी कंपनी के कर्मचारियों के समान नेतृत्व की भावना तथा उत्साह का अभाव था। डच कंपनियों के अधिकारियों का वेतन बहुत कम था, इसलिए वे अपने निजी व्यापार में ही ज़्यादा सक्रियता दिखाते थे। प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से वे अपने कंपनी हितों को अनदेखी करते थे। अधिकारियों के उपेक्षापूर्ण नीति के कारण डच कंपनी की स्थिति निरंतर खराब होती गई। हॉलैंड लंबी अवधि तक पराधीन रहा, ठीक है। हॉलैंड लंबी अवधि तक पराधीन रहा था, इसीलिए उसके पास साधनों की पर्याप्तता नहीं थी, जबकि दूसरी ओर इंग्लैंड सदा स्वाधीन रहा और उसके पास साधनों की प्रचुरता थी। इसीलिए इंग्लैंड अपनी इच्छा के अनुसार साधनों और शक्ति में वृद्धि करने तथा आवश्यकता अनुसार उनका उपयोग करने में भी सफल था। बाद के वर्षों में डच व्यापारियों ने भारत की अपेक्षा दक्षिण पूर्व एशिया के मसालों के द्वीपों की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया। इन्हीं द्वीपों में अपनी विकासात्मक गतिविधियों को केंद्रित करने के कारण डचों को भारत में स्थित अपनी बस्तियों से हाथ धोना पड़ा। यूरोप में अपनी स्थिति खो देने तथा समुद्र पर अधिकार खो देने के पश्चात कोई भी शक्ति पूर्व में अपनी प्रमुखता नहीं बनाए रख सकती थी। ऐसा ही डचों के साथ भी हुआ। डचों ने यूरोप में फ्रांसीसियों तथा अंग्रेजों से युद्ध करके अपनी शक्ति में हास कर लिया और इस कारण पूर्व में अपने साम्राज्य को कायम रखने में असफल रहे, ठीक है। तो अगली क्लास में हम अंग्रेजों को पढ़ेंगे। ये बहुत ही लंबा चैप्टर तो नहीं, ये पार्ट है, ठीक है। जो चैप्टर 3 है बहुत लंबा है। तो आज हमने क्या पढ़ा? पुर्तगालियों का भारत में धीरे धीरे पतन पढ़ा, डच पढ़े, ठीक है। फिर भारत में कैसे अंग्रेज हैं जो धीरे धीरे डचों को हरा रहे हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे? अंग्रेजों को पढ़ेंगे। तो अंग्रेजों वाला जो हिस्सा है वो बहुत ही इसमें लंबा है, तो इसे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगर आप विद्यालय से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी पढ़ाई जारी रखें, ठीक है।